याद है ना, कल आपको मैंने केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हर खबर का अपडेट दिखाया था। आज दिन भर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा होती रही। पीएमएलए कोर्ट में शराब नीति घोटाले को लेकर अलग अलग तरीके से दलीलें रखी गई। ईडी ने कस्टडी मांगी, मिल भी गई। लेकिन इन सारे सवालों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली का सियासी भविष्य क्या होगा, कैसे चलेगी दिल्ली की सरकार। क्या सच में जेल से सरकार चलाई जा सकती है? कानून क्या कहता है? कानून के जानकार चाहे कुछ भी कहें, लेकिन केजरीवाल की पार्टी के नेता लगातार ये बात कहते हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तरह कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की असली पावर किसके पास है? क्या चुने हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच एक बार फिर तकरार शुरू हो सकती है? क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? पटियाल ने इसका भी परीक्षण किया। एक परीक्षण की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर आपके मन में उठ रहे कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपको याद होगा, कल रात गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सबको लगा सुप्रीम कोर्ट उनके मामले पर सुनवाई करेगा। सुबह तक ऐसा लग भी रहा था, लेकिन सुनवाई से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी पिटीशन वापस ले ली और अपने केस को लोअर कोर्ट में ही डिफेंड किया। सवाल है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अपनी पिटीशन वापस क्यों ली? ईडी कैसे अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक पहुंची और ईडी ने शराब नीति घोटाले में कोर्ट को क्या बताया? क्या वाकई आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? सरकार हमसे डरती है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे 15 लोग क्यों ना मारें। बस ये एक लाइन कहकर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में चले गए और फिर वहां से ईडी की कस्टडी में। दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाव भाव बताते हैं कि वो केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ झुके नहीं हैं, रुके नहीं हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि केजरीवाल आगे क्या करने वाले हैं। वैसे कुछ घंटों पहले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इस सवाल का जवाब दे दिया था। तो बहुत अच्छा तरीका है विपक्ष की सरकारों को गिराने का। तो इसलिए कहीं पर भी संविधान में रोक नहीं है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है तो उनको इस्तीफा देना पड़े। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। देश में ये कानून है कि कन्विक्शन होने पे आप चुने हुए प्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी रोक नहीं है उनको मुख्यमंत्री रहने पर। देखिए, सरकार अरविंद केजरीवाल जी चलाएंगे। वोट अरविंद जी के नाम पे मिला है, मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का है और उन्होंने पहले ही कहा था। सब जनता से राय मशवरा करा, सब एमएलए से पूछा, काउंसलर से पूछा, एक राय है अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाएंगे। वो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होगा, क्योंकि उनको लगता है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को सरकार से हटाया जाए। जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। क्या जेल से सरकार चलेगी? जो जरूरी कदम होगा उस तरह से चलाएंगे। देखिए, ये बात देश को बचाने की है, तानाशाही के खिलाफ लड़ने की है। जो सरकार किसी भी कीमत पर सभी विपक्ष को कुचल देना चाहती है, लोकतंत्र को कुचल देना चाहती है, आज जरूरी है देश को बचाना, लोकतंत्र को बचाना। मतलब केजरीवाल ने तय कर लिया है कि वो अभी दिल्ली की सीएमशिप से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। जेल से ही सरकार चलाएंगे, मगर पब्लिक इंटरेस्ट में हमारे कुछ सवाल हैं। क्या जेल से रहकर सरकार चलाई जा सकती है? क्या जेल में रहकर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा सकती है? क्या जेल से ही जरूरी कागजातों पर साइन किए जा सकते हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है? और जेल के नियम इसकी इजाजत देते हैं कि जेल में रहकर सीएम पद के दायित्वों का निर्वहन किया जा सकता है। अब इन सवालों के जवाब के लिए हमने कानून और संविधान के जानकारों से बात की। उनकी बात आपको सुनाते हैं। कैसे सरकार चलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, चीफ मिनिस्टर को कैबिनेट बुलानी पड़ती है, कैबिनेट की मीटिंग्स डिसाइड करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो है उनके पास जाती है और ऑफिसरों के साथ कई चीज़ें डिस्कस करना होता है। ऑफिसरों को बुलाते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर के पास आना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो डे टू डे बेसिस पर होता रहता है ये।
वो कैसे करेंगे जेल से, ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रैक्टिकली, इसलिए प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसमें कई दिक्कतें आती है। कोई ये नहीं चाहता कि जेल से रहकर सरकार चलाई जाए, लेकिन केजरीवाल ठान चुके हैं। मगर कानून क्या कहता है ये समझते हैं। देश के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि जेल के अंदर से मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकते। गिरफ्तार होने की सूरत में सीएम को इस्तीफा देना ही पड़े या फिर अनिवार्य तौर पर किसी और को सीएम बनाना पड़े, ये भी कानून में कहीं नहीं लिखा। केजरीवाल के पास कोई मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो नहीं है। वो आमतौर पर अपने मंत्रियों और अधिकारियों की ओवरऑल गवर्नेंस देखते हैं। तो फिर वो जेल में रहकर मीटिंग्स कैसे लेंगे? क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या जेल में रहकर वो अपने ऑफिस की मांग कर सकते हैं? क्या वो विकास कार्यों का जायजा लेने बाहर जा सकते हैं? क्या वो जनता की दरख्वास्त सुन सकते हैं या अपने अफसरों को जेल में बुला सकते हैं? अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहे, एडमिनिस्ट्रेटर मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे, तो किसी भी बिल्डिंग को स्पेशल जेल वो घोषित कर सकता है। तो अगर इसमें अगर किसी और बिल्डिंग को स्पेशल जेल ये घोषित कर देते हैं और उसमें अरविंद केजरीवाल जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसमें इनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी चलता रहेगा और कोई जेल की जो जेल की जो कार्यप्रणाली है, जेल की जो सिक्योरिटी को भी जो है कोई थ्रेट नहीं होगी और इनको भी थ्रेट नहीं होगी। ऐसा पहले किया जा चुका है। जेल से सब कुछ चलाना पॉसिबल नहीं है। ये 15 से 20 दिन या 1 महीना हो सकता है कि चलाना पॉसिबल है, लेकिन जेल से देश की जनता के लिए या दिल्ली की जनता के लिए एक ऐसे डिसीजन लेना वो जेल से पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि और उसमें काफ़ी समय लगेगा। यदि कोई डिसीजन लेना हो, यदि कोई यहाँ पे दिल्ली में विकास करना हो, तो उसके लिए फिर केजरीवाल जी का साइन होना बहुत ज़रूरी है। जो दिल्ली के सीएम हैं, तो उनका सिग्नेचर के लिए फिर कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा और फिर परमिशन के बाद वो जेल जाएंगे या उनसे मीटिंग रखना पड़ेगा, और उस परमिशन में जो टाइम जो व्यस्त होगा वो कहीं न कहीं जनता का, जो दिल्ली की जो जनता है, उसका नुकसान तो होगा ही। वैसे जेल मैनुअल की कुछ और बातें भी आप समझ ही लीजिए। जेल में आरोपी या अपराधी को एक तय समय में सिर्फ 2 बार मुलाकात की इजाजत होती है। वो अपने दोस्त, रिश्तेदारों या साथियों से मुलाकात कर सकता है, वो भी जांच पड़ताल के बाद। तो ऐसे में तो डे टू डे काम करना, गवर्नेंस करना मुश्किल होगा। लेकिन केजरीवाल अड़े हैं। हाँ, ये अलग बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें कहा गया है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी केजरीवाल को सीएम पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें सीएम पद से हटाया जाए। कानून के जानकार चाहे कुछ भी कहें, लेकिन केजरीवाल की पार्टी के नेता लगातार ये बात कहते हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी पूरी तरह कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की असली पावर किसके पास है? क्या चुने हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच एक बार फिर तकरार शुरू हो सकती है? क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? पटियाल ने इसका भी परीक्षण किया। एक परीक्षण की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर आपके मन में उठ रहे कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। भ्रष्टाचार की कड़ाई में पकी शराब के आरोप सीएम केजरीवाल के दामन पर पड़े तो बात दूर गई। दिल्ली वालों के दिलो दिमाग में सवाल उठे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो दिल्ली कौन चलाएगा? दिल्ली सरकार तिहाड़ से चलेगी या एलजी दिल्ली के बॉस बन जाएंगे? क्या संवैधानिक संकट से घिरी दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है? आपदा में अवसर तलाशना सियासत का सिद्ध सिद्धांत है। आपके नेता तो जेल में भी सरकार का फ्यूचर देखते हैं, लेकिन बात दिल्ली के फ्यूचर की है। यक्ष प्रश्न यही है, तिहाड़ से सरकार चलेगी कैसे? अगर केजरीवाल जेल भेज दिए गए तो दिल्ली का क्या होगा? इन सवालों के जवाब संविधान की किताब में मिलते हैं,
कानून की किताब में मिलते हैं। जानकार क्या कहते हैं, समझिए। दोषी ठहराए जाने तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है, लेकिन पद से हटाने के लिए दोष सिद्धि आवश्यक है, यानी ये साबित करना होगा कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं और उन्हें एक तय समय से ज्यादा के लिए सजा भी मिले। भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। दिल्ली केंद्र के अधीन है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से ज्यादा अधिकार उपराज्यपाल के पास है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह चर्चा है कि क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है। इस सवाल पर संवैधानिक नियमावली क्या कहती है, यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि एलजी विनय कुमार सक्सेना कैसे दिल्ली के बिग बॉस बन सकते हैं और संविधान क्या कहता है। सत्ता संरचना के हिसाब से दिल्ली विचित्र है। यहाँ एक निर्वाचित सीएम होता है और केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया उपराज्यपाल। उपराज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों से किसी भी इमारत को जेल में बदल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए केवल पत्र लिख सकते हैं, वो भी नियमित तौर पर नहीं। जेल से कैबिनेट मीटिंग करना, जनहित से जुड़ी फाइलों पर साइन करना आसान नहीं होगा। अगर अरविंद केजरीवाल एलजी से गुहार लगाते हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए और अगर एलजी मान जाते हैं तो केजरीवाल के लिए सरकार का कामकाज देखना आसान होगा। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकरार जग जाहिर है। ऐसे में क्या विनय कुमार सक्सेना केजरीवाल का संकट हरेंगे या खुद दिल्ली के बिग बॉस बन जाएंगे? गवर्नर खुद अपने इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन इन मामलों में नहीं ले सकते, एक्सेप्ट उनके जो एरियाज उसमें ईयरमार्क किए हुए हैं। अब बाकी सारी चीजों में उनका पूरा अधिकार इलेक्टेड गवर्नमेंट को है। फिर पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट लाके इसको सारा चेंज कर लिया, करके आज एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन यहाँ पर है। अब पता नहीं, किसी को पता नहीं है ब्यूरोक्रेट्स किसके लिए जवाबदेह हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ जवाबदेह है या लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ जवाबदेह है। ये सारी चीज़ें आज कंफ्यूजन में है और मिनिस्टर जो डिसाइड करता है उसको ऑफिशियल्स नलिफाई भी कर सकते हैं, ऐसा भी प्रोविजंस है। अब एक बड़ा सवाल, क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है? बढ़ रही है तो कैसे? उपराज्यपाल किन हालात में दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल का अनाउंसमेंट कर सकते हैं? क्या मौजूदा सिनेरियो ऐसा है? संविधान क्या कहता है? दिल्ली की भूमिका के संबंध में केजरीवाल को सीएम बने रहने के लिए जेल से राहत मिलना जरूरी है। अगर केजरीवाल को राहत नहीं मिली और वो जेलबंदी हो गए तो उपराज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 ए के तहत संवैधानिक मशीनरी की विफलता को उचित ठहरा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है और दिल्ली पर केंद्र सरकार का नियंत्रण और निर्देश दिया जा सकता है। लेकिन क्या दिल्ली में ऐसा संभव है? तो कैसे? कानून में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट होने के बाद रिजाइन करना पड़े, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यही है कि उसकी फंक्शनिंग, सरकार की फंक्शनिंग हैम्पर होगी और इस केस में एक संवैधानिक संकट का विषय भी उठ सकता है कि अगर सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चलाई जा सकती तो उस केस में जो केंद्रीय सरकार है
वो राष्ट्रपति को इस बात की संतुष्टि कर सकती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। लेकिन अगर मेजॉरिटी पार्टी अपना एक नया नेता चुनकर उस नए नेता को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए रिकमेंड करती है तो सरकार उसको वोट देने के लिए बाध्य हो जाएगी। अब एक और कानूनी पहलू है जिस पर गौर करना जरूरी है। संविधान कहता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी जेल जाता है तो उसे निलंबित करने का नियम है, लेकिन राजनेता के लिए ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इस तरह अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अब ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन कब कब लागू किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने या इसमें किसी भी तरह का व्यवधान पैदा होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दो बातों को इसमें आधार बनाया जा सकता है। पहला, जब सरकार संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में सक्षम न हो तब। दूसरा, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में विफल रहती हो तब। एक और बात, कानून की किताब में करप्शन गुनाह अजीम है। करप्शन दाग दामन पर लगे तो देश ने कुर्सी पर आसीन मुख्यमंत्री को अरेस्ट होते देखा। स्वराज की अलग जगाने वाले, करप्शन नाश का नारा देने वाले दिल्ली के सीएम केजरीवाल को करप्शन केस ने सलाखों वाले दिन दिखा दिए। आपको याद होगा कल रात गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सबको लगा सुप्रीम कोर्ट उनके मामले पर सुनवाई करेगा। सुबह तक ऐसा लग भी रहा था, लेकिन सुनवाई से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी पिटीशन वापस ले ली और अपने केस को लोअर कोर्ट में ही डिफेंड किया। सवाल है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अपनी पिटीशन वापस क्यों ली? ईडी कैसे अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक पहुंची और ईडी ने शराब नीति घोटाले में कोर्ट को क्या बताया? क्या वाकई आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? जैसी आशंका थी वही हुआ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा, दिल्ली, पंजाब समेत कई जगहों पर बवाल मचा। पार्टी के वर्कर्स सड़कों पर निकले, प्रोटेस्ट बढ़ा तो पावर का तेवर भी। नेता हो या कार्यकर्ता, सबका यही कहना है गिरफ्तारी गलत है, बदले की कार्रवाई से की गई है। ये मोदी की तानाशाही है जो केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। केजरीवाल को अंदर कर दिया। चुनाव भी होंगे और दमखम से होंगे, पूरे होंगे। जनता हमारे साथ है, देश देख रहा है। वैसे जिस वक्त यह हंगामा हो रहा था उस दौरान दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट यानी पीएमएलए की अदालत में केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की लिस्ट दिखाई जा रही थी। ईडी ने कोर्ट में कहा, शराब नीति घोटाले में 17 अगस्त 2022 की एफआईआर के तहत गिरफ्तारी हुई। केजरीवाल को घोटाले का किंगपिन बताया। ईडी ने बताया कि केजरीवाल के घर 150 पन्नों के दस्तावेज मिले हैं। इन पन्नों में 2 ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों का विवरण मिला है। जांच एजेंसियों को शक है कि केजरीवाल अपने पक्ष में इन अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे। दावा यह भी किया गया है कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी इस जानकारी का इस्तेमाल करेगी। सवाल है कि केजरीवाल के तार इस कथित घोटाले से जुड़े कैसे? तो इस पर भी ईडी ने जवाब दिया। गोवा कार्टेल और साउथ कार्टेल। साउथ कार्टेल यानी जहां से पीओसी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आई आपको मिली। ईडी ने दलील रखी कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसी बनाई। दूसरा था गोवा कार्टेल, जहां पीओसी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल किया गया। अब यह हुआ कैसे? ईडी को गोवा कार्टेल से इसका लिंक मिला, सबूत मिलने का दावा किया गया। आरोपों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कविता के संपर्क में थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि के कविता ने आम आदमी पार्टी को करीब 300 करोड़ रुपए भी दिया था और इस पूरी डील में मिडिलमैन की भूमिका निभाई थी विजय नायर ने, जो अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के करीब ही रहता था। कोर्ट में जो मीडिया की एजेंसीज के माध्यम से दस्तावेजों में ध्यान में आता है, विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया,
ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। ईडी का तो ये दावा है कि शराब नीति से जो रिश्वत मिली उसमें से 45 करोड़ गोवा भेजे गए और इसे गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया। ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी कैश ट्रेल भी ईडी को मिली। सूत्रों के मुताबिक 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 40 में से 13 उम्मीदवारों ने कैश ट्रांजैक्शन की बात कबूल की। ईडी के पास दोनों ही कार्टेल के गवाह हैं। ये सरकारी गवाह बनने को तैयार भी है। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कई सरकारें आई हैं। उसका रंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें पहले आई हैं, लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। इन्हीं सारे सबूतों के आधार पर कोर्ट में दलीलें रखी गईं। ईडी के वकील ने कहा, घर में छापे के दौरान केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया। गोवा चुनाव के दौरान 45 करोड़ रुपया हवाला से भेजा गया। 4 रास्ते से पैसा गया। मनी ट्रेल है, फोन से बातचीत के रिकॉर्ड है। इस पर केजरीवाल के वकील का काउंटर था। गवाहों के बयान पर अरेस्ट किया गया। आरोपी को जमानत के बदले सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान लिए जाते हैं। ईडी के वकील ने केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाए। कहा, केजरीवाल किंगपिन है, साउथ लॉबी के लिए शराब नीति बनाई। के कविता, श्रीनिवासलू रेड्डी, राघव मुंगता के बयान से पता चलता है कि 100 करोड़ रुपए और 31 करोड़ रुपए किकबैक में लिए गए। इनका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। विजय नायर ने के कविता और केजरीवाल के बीच मिडिलमैन का काम किया। गोवा चुनाव में प्रिंस कुमार को सागर पटेल ने पैसा दिया। शराब नीति बनाने में विजय नायर, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की भूमिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत भी खारिज कर दी। मनी ट्रेल पर केजरीवाल के वकील का काउंटर रेडी था। उन्होंने अदालत को बताया, शरद रेड्डी ने कहा है कि उसने विजय नायर को कोई पैसा नहीं दिया। ये बयान 2 साल पहले 9 सितंबर 2022 को दिया गया था। शरद रेड्डी को गिरफ्तार भी किसी लिए किया गया कि वो केजरीवाल का नाम नहीं ले रहा था। बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकते। जांच में शामिल अब तक 50% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया। वहीं 82% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी भी डीलिंग का जिक्र नहीं किया है। एक तरफ कोर्ट के अंदर दलील थी तो दूसरी तरफ गिरफ्तारी पर सियासत। केजरीवाल की पत्नी ने ट्वीट करके कहा, 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी इसे केजरीवाल के कर्मों की सजा बता रही है। भ्रष्टाचार किए हैं, उसका कार्रवाई हो रही है। अब अदालत तय करेंगे। केजरीवाल जी और उनके साथियों को खुद को जो क्लीन चिट देने का आदत है वो नहीं करना चाहिए। क्लीन चिट देंगे या सजा देंगे तो अदालत देंगे, कार्रवाई एजेंसी का काम है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का एक सिरा चुनावी बॉन्ड से भी जोड़ा जा रहा है। अभी एसबीआई ने चुनाव आयोग को चंदा देने वालों की जो लिस्ट दी है, उसमें एक डोनर का नाम अरबिंदो फार्मा है, जो शरद रेड्डी की कंपनी है। इस शख्स का नाम शराब घोटाले के आरोपियों की लिस्ट में भी है, जो अब इस केस में सरकारी गवाह बन चुका है। एसबीआई की लिस्ट के मुताबिक शरद रेड्डी जब गिरफ्तार हुआ तो बीजेपी के खाते में 5 करोड़ के बॉन्ड दिए और सरकारी गवाह बनने के बाद 25 करोड़ रुपए के। लेकिन शरद रेड्डी ने अन्य राजनीतिक दलों को भी चुनावी चंदा दिया है। वैसे चर्चा तो आज ये भी हो रही है कि क्या किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया था। मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में आपको वो खबर भी दिखाई थी। लेकिन सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ये पहली बार है कि पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। सवाल यह है कि इस गिरफ्तारी को लेकर आखिर इतना आश्चर्य क्यों है और बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए कानून क्या कहता है। सिटिंग एमपी चीफ मिनिस्टर अभी तक मेरा ख्याल है जयललिता जब तमिलनाडु में थी, और एक और सीएम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अभी तक 2 ही सीएम ऐसे हुए हैं कि जो सिटिंग सीएम थे और उनको अरेस्ट कर दिया गया हो।
तो जयललिता के केस में तो बाद में कन्विक्शन भी हो गई थी, और कन्विक्शन के बाद मगर उन दोनों ने चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ दिया था और अपने नॉमिनीज वहाँ अपॉइंट करा दिए थे। जो ऑलरेडी छोड़ चुके थे, जैसे लालू प्रसाद यादव वगैरह, इन्होंने भी वापस आने की कोशिश नहीं की। सो ऐसा आज तक कोई केस नहीं है कि जहाँ सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुआ हो और जेल गया हो और वो कंटिन्यू किया हो, ऐसा कोई मेरी नॉलेज में नहीं है। अब आपका सवाल है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं जिनको कि अरेस्ट किया जा सकता है। मेरा तो ख्याल है कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को छोड़ के, मैं चीफ जस्टिस का श्योर नहीं हूँ, जिनको अरेस्ट ना किया जा सके। सब अरेस्ट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी अरेस्ट हो सकती हैं, हो भी चुकी हैं, और कई ऐसे केसेस हुए हैं कि कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो अरेस्ट नहीं हो सकती। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों की ही चुनावी तैयारियों को झटका लगा है। वैसे केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही नहीं, इंडिया गठबंधन का भी बड़ा चेहरा है। वो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और इसी लिहाज से उनको आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के अलावा गठबंधन के सहयोगियों के लिए भी प्रचार करना है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव तक जेल से बाहर नहीं आ पाए तो क्या इंडिया अलायंस को इसका नुकसान होगा? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का सियासी असर बताती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एबीपी न्यूज और सी वोटर का त्वरित सर्वे। सवाल नंबर 1, केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा? जवाब 45% लोगों ने कहा हां। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को फायदा होगा? 48% लोगों ने कहा हां। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को सहानुभूति वोट मिल सकते हैं? 52% लोगों ने कहा हां। क्या केजरीवाल पर एक्शन विपक्ष को चुनाव में एकजुट कर पाएगा? 48% लोगों ने कहा हां। केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा सकता है। 32% लोगों ने कहा इसकी आशंका सबसे ज्यादा है। 28% लोगों ने कहा थोड़ी आशंका है। 33% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं होगा। 7% लोगों ने कहा पता नहीं। ये तो त्वरित सर्वे की बात हुई। अब घटनाक्रम के मीटर पर गिरफ्तारी का राजनीतिक असर देखिए। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचार की गारंटी बताते हुए 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के संकेत दे दिए थे। इंडिया गठबंधन को करप्शन के खिलाफ जुगलबंदी बताकर बिना नाम लिए भ्रष्टाचार के आरोपियों को जेल भेजने की गारंटी दी थी। अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले दो देशों या दो राज्यों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुना करते थे कि भाई विकास के लिए दो राज्यों ने समझौता किया, पानी के लिए दो राज्यों ने समझौता किया, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब दो राजनीतिक दलों
और 2 राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। 9 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी की कही ये बात चुनाव से ऐन पहले सच साबित हो गई। अरविंद केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार हो गए। देखिए, ये तो पहले तो हेमंत सोरेन को, उसके बाद एक सिटिंग, तो अगर पूरे मुल्क में एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह जेल में डाल दिया जाता है तो आम इंसान के साथ क्या सलूक होगा, वो आम लोगों को सोचना पड़ेगा। इलेक्शन आने वाले हैं, हर तरह से अपोजिशन को इलेक्शन से पहले ही खत्म करना चाहते हैं। केजरीवाल के सलाखों के पीछे जाने से आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारी अधर में है। पार्टी कह रही है सिर्फ चुनाव से दूर रखने के लिए केजरीवाल के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन हुआ है। ये क्या चाहते हैं, विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। ये तो पुतन के रास्ते पर ही चल रहे हैं, फिर ये डिक्टेटरशिप है। आम आदमी पार्टी लोकसभा की 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की 4, हरियाणा की 1 और गुजरात की 2 सीट पर कांग्रेस के साथ पंजाब की 13 लोकसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ रही है। 2 दिन पहले तक केजरीवाल चुनावी दौरे पर थे, पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे थे। ऐसे में केजरीवाल पर कार्रवाई का असर आम आदमी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के अभियान पर भी पड़ सकता है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे बड़े नेता पहले से जेल में हैं। केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी का एकमात्र सबसे बड़ा चेहरा है, जिन पर न केवल उम्मीदवार चयन, चुनावी रणनीति बनाने और अपनी पार्टी बल्कि गठबंधन के लिए भी प्रचार की जिम्मेदारी थी। राहुल गांधी जी का भी फोन आया है और सभी विचार मंथन में लगे हुए हैं कि आगे इसको कैसे, इस चुनौती को कैसे डील किया जाए। आगे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होनी है। अगले 1 या 2 दिन में इंडिया ब्लॉक इस सिचुएशन को कंसिडर करते हुए एक मीटिंग करेगी और वहाँ आगे की रणनीति बनाएगी। अब क्या करोगे जब पूरे देश के, पूरी दिल्ली के एक एक परिवार में, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा? सवाल यह भी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से फायदा और नुकसान किससे होगा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ रही है। दोनों के साथ आने से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली में ही केजरीवाल का सबसे ज्यादा दबदबा है। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी का असर आपके कोटे की 4 सीट पर ही नहीं बल्कि उन 3 सीट पर भी पड़ सकता है जिन पर कांग्रेस लड़ रही है। केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर इस देश में एक आंदोलन खड़ा करके राजनीति में आए हैं और सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब और दिल्ली में उनका भारतीय जनता पार्टी को है। ये डर है केजरीवाल का, इंडिया अलायंस का, जिसकी वजह से आपने पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, अब केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है। पंजाब में 13 लोकसभा सीट हैं, लेकिन वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है, लेकिन केजरीवाल अलग चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस के मजबूत होने से पंजाब की 13 सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी होने से पूरे इंडिया गठबंधन के माथे पर बल पड़ गया है। इसीलिए विपक्ष के कई दलों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, इस सवाल के साथ कि चुनाव के बीच एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की ऐसी क्या हड़बड़ी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि करप्शन के आरोप में केजरीवाल की गिरफ्तारी इंडिया के खिलाफ करप्शन के नैरेटिव को मजबूत करेगी। इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, गणतंत्र लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग है। अब आपको 13 साल पीछे लेकर चलता हूं। साल 2011 का अन्ना आंदोलन का वो दौर तो आपको याद होगा ना, जब पूरा देश समाजसेवी अन्ना हजारे को सपोर्ट कर रहा था। आंदोलन की मशाल लेकर निकले अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल और उनके कई साथी भी इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे साल बीते, अरविंद केजरीवाल के वो साथी छूटते चले गए। लोकपाल की लड़ाई से लेकर लिकर स्कैम के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ
कि एक वक्त जो सबसे जरूरी साथी लगते थे उन्हीं की राहें जुदा हो गई। वो जम के पिटाई कर ले हमारी, अगर इससे देश का भ्रष्टाचार दूर होता है। भारत माता की, भारत माता की। मेरे में कुछ गलती है, मेरे में कुछ कमियां है, मेरे में कुछ दोष है, ऐसा सोचना चाहिए, दूसरों को दोष नहीं देना। 2 अक्टूबर 2012 लोकपाल आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। पूरा देश इस ऐतिहासिक पलों का गवाह भी बना। लोगों के मन में उम्मीद जगी, आम आदमी पार्टी दिल्ली बदल देगी, देश बदल देगी। लेकिन जैसे जैसे साल बदला, आम आदमी पार्टी के भीतर ही बदलाव की बयार बहने लगी। सबसे पहले लोकपाल आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाई। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। देश में बेशक पहली बार किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन कानूनी शिकंजा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पिछले कई सालों से कसता जा रहा है। कोई नेता रेप केस में फंसा तो कोई दंगा भड़काने का आरोपी है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में कथित हवाला लेन देन के मामले में अरेस्ट किया था। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली दंगा और वक्फ बोर्ड घोटाले की जांच चल रही है। सोमनाथ भारती एम्स सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट मामले में जमानत पर है। संदीप कुमार को बलात्कार केस में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जाली डिग्री के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विधायक शरद चौहान पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार हुए। विधायक गुलाब जबरन वसूली के मामले में अरेस्ट किए गए। विधायक नरेश यादव को पंजाब के संगरूर के मलायर कोटला में कुरान के कथित अपमान में उनकी संदिग्ध भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। विधायक महेंद्र यादव को दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। विधायक प्रकाश जारवाल एक डॉक्टर की कथित आत्महत्या के मामले में कथित जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए गिरफ्तार किए गए थे। साल 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। 28 सीटों के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गए। पार्टी के पावर सेंटर बनने से पार्टी नेताओं के बीच आंतरिक विवाद भी बढ़ने लगा और संस्थापक सदस्यों का साथ छूटने लगा। पहले 10 साल में प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, आशुतोष, मयंक गांधी, मेधा पाटकर, कपिल मिश्रा, आनंद कुमार, अलका लामा, अंजलि दमानिया जैसे नेताओं का आम आदमी पार्टी से विश्वास उठ चुका है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट रहे कर्नल अजय कोठियाल भी पार्टी छोड़ चुके हैं। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का पर्व लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। जो आंदोलन लोकपाल के नाम पे इस देश में चला, उस आंदोलन से उपजी पार्टी में आज इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपने लोकपाल को मीटिंग में बुला ले। राधा शर्म से ये कहना चाहता हूं कि कल जो अरविंद केजरीवाल की बातचीत सामने आई, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई और पार्टी होती तो इनको लात मार के निकाल देती, वही आज उन्होंने दिखा दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनाई, लेकिन पार्टी का आपसी ताना बाना हर राज्य में बिगड़ गया। पार्टी में जो चला चली की बेला शुरू हुई, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। अपना जीवन दिल्ली को दुर्दशा के कगार पे पहुंचाने के लिए जो दिया है, उससे दिल्ली की जनता इतनी क्रुद्ध है, इतने गुस्से में है कि उनके गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को अपेक्षा थी
कि उनको साफ पानी मिलेगा, उनको उनके कहे अनुसार सबको फ्री पानी मिलेगा, उनको जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। अभी नाले बजबजा रहे हैं, गलियां टूटी हैं। दिल्ली को लूटा है अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली की हाय लगी है। आज उनको ये हस्र को आना पड़ रहा है। ये बड़ा लंबा चला, 3 घंटे का तो आर्गुमेंट हुआ है और 3 घंटे जज साहिबा ने ऑर्डर लिखने में लिया है और 10 दिन मांगा था, 6 दिन दिया है। चूँकि पीएमएलए कानून ऐसा है कि उसमें इस प्रकार का रिलीफ देना पड़ता है ईडी को, लेकिन मुझे लगता है कि जज साहिबा का जो 10 दिन से 6 दिन किया उन्होंने ईडी के केस में दम नहीं देखा और इसी कारण से 10 से 6 किया गया है। कन्फ्रंट करवाना है और साथ ही जो मनी ट्रेल है उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। जहाँ मनी नहीं है तो ट्रेल क्या करोगे? लेकिन देश देख रहा है और पूरे विश्व में भारत की जो पोजीशन मोदी जी ने डाउन की है, प्रजातंत्र को जो ध्वस्त करने का काम किया है, इलेक्शन अनाउंस हो गया है, उसके बाद अब अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं। अब आपके वो कमेंट्स जो कल के शो के बाद आपने मुझे भेजे हैं, फटाफट उन पर एक नजर डाल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर महेश ने कमेंट किया है। वो लिखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री को शोभा देता है न उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। आज का शो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना है। अब आपसे विदा और एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहे।